नमस्कार दोस्तों, मैं मनजीत सिंह अपने नए वीडियो के साथ। पिछले हफ्ते हमने इतिहास की बात की थी। आज हम नागरिक शास्त्र की बात करेंगे। नागरिक शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो हमारा ध्यान सीधा संविधान की तरफ जाता है और उसमें भी हम भारतीय संविधान की बात करेंगे। लेकिन भारतीय संविधान की बात करने से पहले उसका जो एक मुख्य पहलू है, हमें उस पर जरूर गौर करना चाहिए और वो है उसकी प्रस्तावना। तो आज हम संविधान की जो प्रस्तावना है और उसमें जो लिखे हुए कुछ खास शब्द हैं उनके अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि 9 दिसंबर 1946 को हमारा संविधान की जो शुरू हुआ था बनना, उसकी पहली बैठक हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस संविधान सभा में अपना एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देशिका प्रस्ताव रखा था और उसी के आधार पर हमारा जो संविधान की प्रस्तावना बनी वो उसी के आधार पर ही तैयार हुई है। अब प्रस्तावना क्या होता है, पहले ये भी जानना बहुत जरूरी है। प्रस्तावना आपने देखा होगा कई बार एक शब्द लिखा होता है आमुख किसी किताब के बाहरी पन्ने पर, और उसका अर्थ ये होता है कि ये जो किताब है ये क्या कहने जा रही है, क्या इसका उद्देश्य है, किन उद्देश्यों की ये पूर्ति करने जा रही है और इससे किसको लाभ होने जा रहा है। उसी प्रकार हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो भी यही बताने का प्रयास करती है कि हम जो संविधान लिख रहे हैं आखिर उसका उद्देश्य क्या है, वो किन उद्देश्यों की पूर्ति करने जा रहा है और इस प्रस्तावना से या इस संविधान से किन किन लोगों का भला और किस किस रूप में होगा। तो ये प्रस्ताव जो संविधान की प्रस्तावना है उसका उद्देश्य है। लेकिन अब वो संविधान की जो प्रस्तावना है, पहले हमें उसको जानना बहुत जरूरी है कि वो संविधान की प्रस्तावना है क्या। वैसे तो आपने पढ़ा भी है, सुना भी है, देखा भी है। एक बार उसको करने से पहले ये जरूरी है कि हम एक बार उसको रीड कर लें। मैं अपने शब्दों में उसको बोल रहा हूं, आप एक करके अक्षरों को ध्यान से सुनेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये थी हमारे संविधान, ये है हमारे संविधान की प्रस्तावना। अब जब हम इसको पढ़ते हैं तो कई बार हमें लगता है ये तो बड़ा मुश्किल से शब्द दिए गए हैं, कैसे हम समझेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम ये संविधान की प्रस्तावना के जो अर्थ हैं उनको समझ लें तो हमारे लिए संविधान जानना और समझना बहुत ही आसान हो जाता है। और इसीलिए हमने क्या किया है, इस संविधान की प्रस्तावना के जो मुश्किल शब्द हैं और उनका क्या आशय है, उन शब्दों को हमने यहां पर लिखा है। और इन शब्दों में जैसे हम बात करते हैं, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य स्वतंत्रता समता एकता अखंडता बंधुता संविधान सभा 26 नवंबर 1949 अंगीकृत, अधिनियमित
और आत्मर्पित। ये जो शब्द है, अगर हमें ये समझ में आ जाए तो हमारे लिए संविधान को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम पहले शब्द से शुरू करते हैं। पहला शब्द है हम भारत के लोग, अर्थात ये जो संविधान है, आपको पता है एक संविधान सभा ने बनाया था और वो जो संविधान सभा थी लोगों के द्वारा चुनी गई थी, और इसीलिए और बाद में यह भी कहा कि हम इसको अंगीकृत अधिनियमित तो आत्मर्पित करते हैं, यानी हम भारत के लोग, भारत की जो जनता है, ये जो इसकी स्रोत की जो पूरी शक्ति है, इस संविधान की जो पूरी शक्ति है वो पूरे भारत के लोग हैं, इसीलिए वो भारत के लोगों की बात की गई है। दूसरा जो शब्द है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरन। सोवरन यानी एक ऐसा देश जो अपने देश के आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने में पूरी तरह से सक्षम है। अपने निर्णय लेने में उसे किसी बाह्य शक्ति का दबाव नहीं है। भारत बेशक आजादी से पहले क्योंकि अंग्रेजों के अधीन था, अपने फैसले खुद नहीं ले सकता था, लेकिन आजादी के बनने के बाद और 26 जनवरी 1950 हमारा जो संविधान बनने के बाद हमने क्या किया है कि हम अब प्रभुत्व संपन्न हो गए हैं देश के आंतरिक मामलों में और विदेशी मामलों में। जो भी हमारी विदेश नीति हो, चाहे वो रक्षा के मामले में हो या दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने में, वो निर्णय हम अपने आप लेते हैं, किसी बाह्य शक्ति के दबाव में नहीं लेते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है समाजवादी। समाजवादी यानी सोशलिज्म। अब देखा जाए तो पूंजीवाद और समाजवाद दो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिसमें क्या होता है कि पूंजीवाद में जिसका मुख्य उद्देश्य ये होता है लोग अपनी जेबें भरना या लाभ कमाना, जबकि समाजवाद का उद्देश्य होता है कि देश के जो लोग हैं उनकी भलाई के लिए काम करना। अब क्योंकि हमारा देश पूरी तरह से समाजवादी नहीं है, इसलिए हमारा जो देश है वो है गणतांत्रिक समाजवादी। गणतांत्रिक समाजवादी का मतलब ये है कि यहां पर हमने कुछ पूंजीवाद के लक्षण रखे हैं और कुछ हमने समाजवाद के लक्षण रखे हैं, ताकि यहाँ के लोगों का भला होता रहे। और इसीलिए हमारी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसीलिए उसमें पूंजीवाद और समाजवादी दोनों तत्वों को हमने शामिल किया है। तो याद रखें कि समाजवाद का अर्थ है कि देश के सब लोगों का भला चाहना, ताकि किसी के मन में किसी के प्रति कोई द्वेष पैदा ना हो। फिर बात आती है पंथ निरपेक्ष की। पंथ निरपेक्ष अगले शब्द देखें, पहले धर्मनिरपेक्ष था, बाद में पंथ निरपेक्ष हो गया। अब धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों ही पर्यायवाची हैं, थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम मुख्य 4, 5 या 6 धर्म लेते हैं। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, ईसाई है, ये धर्मों की हम बात करते हैं। लेकिन अब आप जानते हैं कि एक धर्म के अंदर ही कई विचारधाराएं हैं। हिंदू धर्म में कोई सनातन धर्मी है, कोई आर्य समाजी है, सिख धर्म में कोई केशधारी है, कोई अमृतधारी है, इसी प्रकार अन्य धर्मों में भी। तो इसीलिए हमने पंथ निरपेक्ष शब्द रखा है। अब पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है? पंथ निरपेक्षता का अर्थ यह है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन यहां के जितने भी लोग हैं वो अपने ढंग से जैसा चाहें किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। और साथ ही एक बात और है कि जो राज्य है, राजनीतिक भाषा में अगर हम बात करते हैं राज्य की, तो वो देश के लिए प्रयुक्त होता है। तो राज्य का जो होगा उद्देश्य कि किसी खास धर्म को बढ़ावा नहीं देगा और ना ही किसी धर्म के साथ भेदभाव करेगा। सब लोगों का, जिसका भी कोई भी धर्म है, सबको सम्मान की दृष्टि से देखेगा। तो ये था पंथ निरपेक्ष। फिर है लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक। आप जानते हैं अब्राहम लिंकन ने एक बहुत ही अच्छी परिभाषा दी थी डेमोक्रेसी की। डेमो यानी पीपल और क्रेसी यानी रूल, यानी लोगों का रूल। तो उसी प्रकार लोकतंत्र, लोग और तंत्र यानी शासन, यानी लोगों का शासन। यहां पर लोगों का शासन है,
लोग वोट डाल करके अपनी सरकार को चुन सकते हैं, किसी को हटा सकते हैं, किसी को दोबारा भी बना सकते हैं। लोकतांत्रिक इसी प्रकार की व्यवस्था है जहां पर लोगों का शासन है। और अगला जो है गणराज्य। गणराज्य यानी रिपब्लिक। रिपब्लिक का अर्थ है कि जिस प्रकार आपने देखा लोकतांत्रिक में लोगों का शासन होता है और वह सरकार के मुखिया को चुनते हैं। लोकतांत्रिक में प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का मुखिया होता है, और इसलिए वहां पर हम कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन गणराज्य में थोड़ा सा अंतर है। गणराज्य में यह होता है कि जब किसी देश का मुखिया लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अब भारत में क्या है? रिपब्लिक है। क्यों है? क्योंकि यहां जो देश का मुखिया है वो राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति भारत के लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, क्योंकि पहले वो अपने विधानसभा और संसद के सदस्यों को चुनते हैं और बाद में विधानसभा और संसद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। हमारे यहाँ पर वो कहते हैं ना राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र में क्या होता है कि राजा के बाद उसका बेटा राजा बनता है, लेकिन यहाँ पर रिपब्लिक में ऐसी व्यवस्था नहीं होती। यहाँ पर एक तो ये होता है कि वो चुना हुआ होता है और उसका निश्चित कार्यकाल होता है। ये कार्यकाल भारत में 5 साल के लिए है। अगर वो चाहे तो दोबारा भी चुन करके आ सकता है, लेकिन ये नहीं कि एक बार चुनने के बाद वो हमेशा बना रहेगा जैसा कि राजतंत्र में होता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि हम भारत के लोग भारत को एक पूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ये शब्दों में हमने बता दिया। अब उसके बाद है हम न्याय दिलाएंगे। न्याय कैसा? जिसमें हम सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है भारत के लोगों के लिए। सामाजिक का मतलब है कि भारत में कोई भी किसी को घृणा की दृष्टि से नहीं देखेगा। ये नहीं कहेगा कि वो नीची जाति का तो मैं उसके साथ भेदभाव करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सामाजिक न्याय मिला हुआ है सबको, सब बराबर हैं। और दूसरा अगर हम बात करते हैं आर्थिक न्याय, भारत सरकार या संविधान इस बात पर बल देता है कि भारत के जितने भी संसाधन हैं वो एक हाथ में केंद्रित ना हो, उनका केंद्रीयकरण हो, उनका विकेंद्रीयकरण हो, ताकि कुछ जो संसाधन है वो आम लोगों के हाथ में भी पहुंच जाएं और वो भी अपना जो जीवन है अच्छी तरह से जी सकें। उसी प्रकार राजनीतिक न्याय है। राजनीतिक न्याय आप जानते हैं कि भारत में जिसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है उसको वोट डालने का अधिकार है। उसी प्रकार वो कोई भी पद को प्राप्त कर सकता है अगर वो चाहे अपनी उम्र और योग्यता के आधार पर। उसके बाद हम कहते हैं कि हमें कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हम अपने विचार रख सकते हैं, हम अपने वाक्यों को कह सकते हैं, अपनी कहीं पर भी खड़े होकर के अपनी बात को कह सकते हैं, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और किसी भी स्थिति में अपनी जो स्वतंत्रता है हम बनाए रखते हैं और ये संविधान हमें प्रदान करता है। उसी प्रकार प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये भी संविधान की प्रस्तावना में बात है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी हम अपनी योग्यता के आधार पर हमें सबको अवसर मिले हैं। हम चाहें तो कुछ भी बन सकते हैं। हम एक कर्मचारी से लेकर के बड़ा अधिकारी और देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रूप में भी हम बन सकते हैं अगर हमारे अंदर योग्यता है। उसी प्रकार उन्होंने कहा कि एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली, अब यह भी है कि संविधान की प्रस्तावना किस बात पर बल दे रही है कि हमारे देश के लोग एक बने रहें और देश के टुकड़े ना हो पाए। क्यों? क्योंकि अगर देश के टुकड़े होंगे तो उस देश के अंदर क्या होगा, स्थिति खतरनाक हो जाएगी। इसलिए हमने बल देना है कि हमारी एकता और अखंडता भी बनी रहे। फिर अगला शब्द है बंधुता, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी यानी
बंधुत्व, जितने भी देश के लोग हैं वो अपने जाति पात के भेदभाव से उठकर, सांप्रदायिक भाव से ऊपर उठ करके, क्षेत्रीय भावना से ऊपर उठ करके सबके साथ भाईचारे की भावना जैसा व्यवहार करेंगे। और फिर शब्द आया है अपनी इस संविधान सभा में, क्योंकि ये संविधान एक संविधान सभा ने बनाया था, इसलिए हम इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान बनाया था। और एतत् द्वारा यानी हम लोगों के द्वारा, ऊपर लिखा हुआ था हम भारत के लोग, हम लोगों के द्वारा इस संविधान को हम अंगीकृत, अडॉप्ट कर रहे हैं। अंगीकृत यानी अडॉप्ट कर रहे हैं, अधिनियमित, फिर इसको इनेक्ट भी कर रहे हैं। आज के दिन हम इसको इनेक्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बना तो उसी दिन हमने कुछ उसके जो आर्टिकल थे, जिसमें 16 आर्टिकल थे, वो हमने 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर लिए थे। हालांकि बाकी का जो संविधान था वो 26 नवंबर 1950 को लागू किया था हमने, लेकिन 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान की जो 16 धाराएं थी वो उसी दिन से लागू कर ली थी। और बाद में हम कहते हैं कि हम आत्म अर्पित करते हैं, गिव इट टू आवरसेल्व्स। इस संविधान को हम अपने आप को दे रहे हैं, अपने देश के लोगों को, यानी हम भारतीय अपने आप को दे रहे हैं। तो ये था संविधान की प्रस्तावना और उसमें आए हुए मुख्य शब्दों का अर्थ। एक चीज और जान लें कि ये जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जो 3 शब्द हैं संविधान में मूल रूप से नहीं थे, ये 42वें संशोधन 1976 में जोड़े गए थे और इस प्रकार इसमें ये शब्द ज्यादा हो गए। लेकिन हमने जितने भी शब्द हैं उनकी हमने एक एक करके व्याख्या की है। उम्मीद है कि आपको अब संविधान की जो प्रस्तावना है मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि इन शब्दों के जरिए हमने जानने का प्रयास कर लिया है और आने वाले दिनों में हम जो संविधान पढ़ेंगे वो भी आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा।